अजीज भी वो हैं और नसीब भी वो हैं। दुनिया की भीड़ में करीब भी वो हैं। उनकी दुआओं से चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी वो हैं और तकदीर भी वो हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है अभागा पिता। अरे श्रीमती जी, तुम्हें कितनी देर हो गई रसोई में गए हुए, ऐसा क्या खास बना रही हो? वर्मा जी अपनी पत्नी श्रीमती राधा जी से हंसी ठिठोली करते हुए बातें ही कर रहे थे। कहने लगे, श्रीमती जी, खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। इतने में एकाएक राधा जी रसोई से मुंह बनाते हुए बाहर निकली। वर्मा जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। वर्मा जी को प्लेट देते हुए कहती हैं कि लीजिए वर्मा जी, आज हलवा बनाया है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो सच में हलवा बना दिया। तुम भी ना मजाक। 2 दिन से हलवे की रट लगाए हो। क्या मैं नहीं जानती आपको कुछ दिन हलवा ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं? मजाक कर रहा था मैं। वाह, क्या हलवा बनाया है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों के हलवे में जो स्वाद है वह दुनिया के किसी भी लाजवाब व्यंजन में भी नहीं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ राधा जी का चेहरा वर्मा जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि छोटे बेटे राज की आवाज ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी। वर्मा जी, जो अपनी पत्नी राधा जी की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज सुनकर न चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ बेटा, बोलो। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर क्लर्क वर्मा जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा अनिल और छोटा बेटा राज। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, सो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आ गए हैं। दरअसल यह घर वर्मा जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, यह सोचकर कि रिटायरमेंट होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे अपने बेटे बहू के साथ। एक कमरा अपनी और अपनी पत्नी के लिए रहने के लिए भी बनवाया था वर्मा जी ने इस घर में। लेकिन 1 साल हो गया था उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर अभी तक गांव में ही रह रहे थे। राधा जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना, यही ठीक है। सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजार दी, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। वर्मा जी का दिल तो करता था दिल्ली आकर अपने बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन आज तो राधा जी भी नहीं थी, इसलिए वर्मा जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली चले आए। घर में घुसते ही वर्मा जी के पैर एक गुदगुदे मैट पर पड़े और वह ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे कदमों से चलते हुए अंदर आए तो मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे, ऐसा लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी थी बेटे ने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाया था और नया फर्नीचर खरीदा था। सोचते हुए वर्मा जी मन ही मन अपनी पत्नी राधा से बात करने लगे। राधा, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितनी खुश होती। यह आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बना कर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा हुआ था
उसी कमरे में। लेकिन यह क्या? राज तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, और मेरा कमरा तो यह है ना? नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू रीना के मामा का लड़का आजकल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर में आया हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है, तो इसी कमरे में रुका हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है, तो इसी कमरे में रुका है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते तो राज ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने पक्की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का स्टोर रूम, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और तीज त्योहार के अवसर पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ये एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा, उसी स्टोर रूम के अंदर एक टूटी फूटी सी चारपाई पर एक बिस्तर लगा हुआ था। यहाँ भी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। कहते हुए राज ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। वर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर धकेल दिया हो। पलटकर देखा तो राज अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के लिए तो अलग अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए है कबाड़ का कमरा। कहते हुए अपनी संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी राधा। कहते कहते उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 32 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी क्लर्क से रिटायर हुआ था, तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था, लोग बाबूजी बाबूजी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे? खाना कौन बनाएगा? अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रहने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और जमीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ। कहते हुए वर्मा जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि राज अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए, सब लोग सकपका गए। बाबूजी भी चाहते थे इस मनोविनोद में भाग लेना, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि राज के दोनों बच्चे पार्क में जाने की जिद कर रहे थे, तो बाबूजी के साथ पार्क चले गए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वे अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे राज को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपने शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब राज के दफ्तर से कुछ साथी घर आए, तो बाबूजी पजामा और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने बाबूजी से अच्छे से बातचीत की, लेकिन राज को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही राज का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई।
यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था, थोड़ा टहल भी आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ बातचीत भी। आज सुबह जो बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज आई, लीजिए बाबूजी चाय। कहते हुए बहू चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमा कर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथ इलायची वाला दूध पीने के लिए बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दे आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे, पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक सिकोड़ कर ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते वर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा, दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेगी, वो अलग। बाबूजी को नीचे आते देख छोटी बहू ने मेज पर थैला और कुछ पैसे रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए। छोटी बहू हाथ बढ़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते हुए सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गवार की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी राधा जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेल कर स्वर्ग सिधार गई। वर्मा जी के दिल में बड़े बेटे के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताजा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाए। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं नीम की दातुन चला रहा था तो राज ने टका सा जवाब दे दिया था, बाबूजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाकर कीजिए। आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछली यादों के सैलाब में डूबे वर्मा जी को पता ही नहीं चला कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीद कर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की प्यार भरी बातें सुनकर वर्मा जी की आंखें भर आई। भरे हुए गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और सम्मान मुझे अपने बेटे बहू से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू किए। वाकई किसी के कंधे पर आश्रित रहकर बुढ़ापा काटना कितना मुश्किल है, वह भी जब पति पत्नी में से एक चला जाए। जीवन बोझ सा लगने लगता है। वर्मा जी सोचने लगे, राधा जी तो स्वर्ग सिधार गई, अच्छी भली तो थी बेचारी, बस हल्का सा बुखार हुआ था। एक दिन रात को सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इस दुनिया से सुहागिन आपके कंधों पर जाऊंगी, यही तो कहती थी मैं हमेशा। और फिर पता नहीं मेरे बाद अगर वह कहीं रह जाती इस दुनिया में तो क्या हाल होता उसका।
मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे रह रहा हूँ। इन लोगों के साथ अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुक गए। जैसे ही डोर बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाजें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 8 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना। तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाए? छोटी बहू की आवाज में बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फोन। अरे भाई, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 8 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यह सुनने की देर थी कि वर्मा जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था, दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने बेटे की स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर हरिप्रसाद जी का फोन आया, जिसे बाबूजी ने अपना गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। वर्मा जी जो अपने बेटों द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, भारी आवाज में बोले, हरिप्रसाद जी, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। उन्होंने हरिप्रसाद जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद वर्मा जी ने कुछ फैसला लिया। उन्होंने कुछ सोच लिया था। मनोबल के साथ में घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले और दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाजा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बोले, मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर ही है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूंगा, तुम लोग नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। बस बहुत हुआ। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला, जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसी हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में पराया कर दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया, यह तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी तक इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख ही रहे थे और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें
मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।